40 वैल्यूएबल जवान्स वर सेक्रीफाइस सिर्फ हमारी गलती से हुआ। तो तुम उनका किस पे चुप रह गया? प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं। ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। इट वाज अ ग्रेट ट्रेजेडी इन द लाइफ ऑफ नेशन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। हाल ही में एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन श्री सत्यपाल मलिक ने कुछ ऐसे सेंसेशनल बयान दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी और पुलवामा हमले के बारे में। सत्यपाल मलिक एक एमएलए रह चुके हैं यूपी असेंबली के, फिर 2 बार राज्यसभा एमपी रह चुके हैं और फिर एक बार लोकसभा एमपी रह चुके हैं अलीगढ़ से। फिर ये यूनियन मिनिस्टर बने और फिर पिछले 6 सालों में ये गवर्नर रह चुके हैं बिहार, जम्मू एंड कश्मीर और गोवा और मेघालय के। अब जब आम तौर पर जब कोई इतने सीनियर पॉलिटिशियन कोई इतने बड़े इंसिडेंट को लेके कोई खुलासा करते हैं या फिर ऐसा कोई इतना बड़ा बयान देते हैं तो मीडिया पर इसे 24 घंटे प्ले किया जाता है। लेकिन हमारे मेन मीडिया ने और टीवी चैनलों ने इनके बयान को ऑलमोस्ट ब्लैकआउट कर दिया है और इसकी बात तक नहीं करी है। हमारे टीवी चैनलों में बैठे हैं जो एंकर जो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त समझते हैं, देशभक्त और नेशनलिस्ट कहते हैं, उसे हमारे जवानों की कोई परवाह नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का है और हमारे जवानों की ज़िंदगी का है। आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सत्यपाल मलिक ने सबसे पहले इंटरव्यू दिया प्रशांत टंडन को उनके यूट्यूब चैनल पर, फिर सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर उनका इंटरव्यू लिए, उसके बाद फिर रवीश कुमार ने। मेनली इन इंटरव्यू में उनके 3 बयान थे, काफ़ी स्टैंड आउट थे। पहला, उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ जरूर था लेकिन सरकार की मशीनरी को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। जब वो प्रधानमंत्री मोदी और NSA अजीत डोभाल के पास गए इस चीज़ को लेके तो इन्होंने इनको चुप रहने को कहा। दूसरा, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इल इन्फॉर्म्ड है और कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट है। और तीसरा, इन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को करप्शन से कुछ ज़्यादा नफरत नहीं है। आइए कहानी को शुरू से देखते हैं जो 2014 से यहाँ पे ये सिचुएशन बनी और उसे समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। साल 2014 में लोकसभा की इलेक्शन हुई थी जिसमें बीजेपी पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत मिली थी और एक बड़ा पॉइंट इसके मैनिफेस्टो में था आर्टिकल 370 को हटाना है। और फिर इसके कुछ ही महीनों बाद दिसंबर 2014 में इलेक्शन होती है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। यहाँ पे 2 मेजर लोकल पॉलिटिकल पार्टी थी जिसमें एक पहली PDP पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और इसके चेहरे थे मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, और दूसरी NC यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जिनके मेन चेहरे थे फारूक अब्दुल्ला और उसके बेटे उमर अब्दुल्ला। इन दोनों के अलावा कांग्रेस और बीजेपी भी इन इलेक्शन में लड़ रही थी। इलेक्शन कमीशन के अनुसार इस इलेक्शन में जम्मू एंड कश्मीर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाईएस्ट वोटर टर्नआउट देखा गया है पिछले 25 सालों में और ये एक ऐतिहासिक था। 65% लोगों ने यहाँ पे वोट डाला था। ऑलमोस्ट सेम होता है 2014 के नेशनल वोटर टर्नआउट से। ऐतिहासिक इसलिए था कि कई कश्मीरी क्रिटिक्स ने इन इलेक्शन को बायकॉट करने की मांग उठाई थी लेकिन कश्मीर की जनता ने इस बायकॉट को नज़रअंदाज किया और फिर भारी संख्या में वोट देने के लिए लोग आए। कश्मीरी लोगों ने इंडियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना फेस दिखाया। उनके रिजल्ट में एक हंग असेंबली देखने को मिली। इसमें गवर्नर का रूल इम्पोज किया गया। काफ़ी बातचीत हुई, चर्चा हुई, डिस्कशन हुई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बीच में और फिर 2 पार्टी अलायंस में इसमें उभर के आई, बीजेपी और PDP। ये अलायंस काफ़ी अजीब थी क्योंकि मुद्दे पर एक दूसरे के विचार काफ़ी अलग थे लेकिन फिर भी कोलैबोरेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट सामने लेके आए। फिर इनका नाम दिया गया एजेंडा अलायंस। इसमें कई कॉमन ग्राउंड के पॉइंट्स बताए गए जैसे कि डेवलपमेंट को लेके और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर ये दोनों एक दूसरे से सहमत थे। एक और ऐसा पॉइंट था आसपा को लेकर, आर्म फोर्ड स्पेशल पावर एक्ट। इसमें कहा गया कि दोनों पार्टी एग्री करती है कि इसे रिव्यू किया जाना चाहिए। आर्टिकल 370 के बारे में कहा गया कि जो प्रेजेंट पोजीशन है वो मेंटेन रहेगी ऑन ऑल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। इस अलायंस में मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर घोषित किया जाता है लेकिन फिर जनवरी 2016 में उसकी मौत हो जाती है और फिर से गवर्नर रूल लगाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में।
और फिर से कंसल्टेशन होती है बीजेपी और पीडीपी के बीच में, और फिर अप्रैल 2016 को नई चीफ मिनिस्टर बनती है महबूबा मुफ्ती, जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास में फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। फिर 2 साल आगे बढ़े तो जून 2018 में वो रिजाइन कर देती है अपनी पोजीशन से, मजबूरन, क्योंकि बीजेपी अपना सपोर्ट पीछे हटा लेती है इस कोलेशन से। उस वक्त के गवर्नर NN वोहरा को एक लेटर लिखा जाता है यही चीज एक्सप्रेस करते हुए, और जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज होते हैं राम माधव के पार्टी के लिए अनटेनेबल बन गया था इस कोलिशन सरकार में रहने। एक बार फिर से गवर्नर रूल लगता है, और फिर अगस्त 2018 में हमारे मैन कहानी के किरदार की एंट्री होती है। सतपाल मलिक जम्मू एंड कश्मीर के अगले गवर्नर बनते हैं। फिर नवंबर 2018 में महबूबा मुफ्ती उन्हें ट्वीट करती है कि उन्हें 56 MLA का सपोर्ट मिल चुका है, जिसमें 12 कांग्रेस की है, 15 नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ उनके रावल सज्जद कहते हैं पीपल ऑन कॉन्फ्रेंस से, जिसके पास सिर्फ 2 सीटें रहती है, और वो भी ये कहते हैं कि उन्हें भी सरकार बनाने के लिए MLA मिल चुके हैं। उनके पास बीजेपी का सपोर्ट है और 18 MLA का सपोर्ट है। और फिर ये सवाल है कि सरकार कौन बनाएगा। गवर्नर सत्यपाल मलिक यहाँ पर ये फैसला लेते हैं कि स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करने का। फिर इस चीज के लिए उन्हें काफी एक्सरसाइज भी किया गया था। रिप्लाई में वो कहते हैं कि सरकारें सोशल मीडिया पे नहीं बनती। महबूबा मुफ्ती वहाँ पे कहती है कि उन्होंने गवर्नर को फोन करने की कोशिश की थी, अपना लेटर फैक्स करने की कोशिश की थी, लेकिन ये सब फेल रहा। और फिर सत्यपाल मलिक कहते हैं कि ईद का समय है, फैक्स ऑपरेटर को तो भूल जाओ, उनका कुक भी काम नहीं कर रहा। आगे उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उन्हें फैक्स मिल भी जाता तो अपना वो फैसला नहीं बदलते, क्योंकि उनको रिपोर्ट मिल रही थी हॉर्स ट्रेडिंग की और सिचुएशन बहुत खराब थी। आलोक प्रसन्न कुमार स्कॉल्ड आउट इसके लिए लिखते हैं कि गवर्नर का जो फैसला था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। वो कई पास्ट सुप्रीम कोर्ट की जजों का फैसले को कोट करते हैं, ये कहते हुए कि गवर्नर अपनी असेंबली को किसी भी रीजन की वजह से डिसॉल्व नहीं कर सकते। ये डिसीजन सिर्फ इस पर रिलाय करना चाहिए कि सरकार बनाना इम्पॉसिबल है। अभी रिसेंटली इंटरव्यू में करण थापल सत्यपाल मलिक की इस फैसलों को लेकर काफी ग्रिलिंग भी करते हैं। करण कहते हैं कि ये न सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बल्कि ये वर्ड मिस्टेक है जो एक गवर्नर कर सकते हैं। सत्यपाल मलिक अपने आर्गुमेंट को दोबारा से दोहराते हैं कि उन्हें कोई फैक्स नहीं मिला था और ना कोई कॉल मिली थी, और फारूक और महबूबा उनको नेजरली कह रहे थे कि असेंबली डिसॉल्व करने को। You ended up dissolving an assembly which was viable and which could have formed a majority government. That is not only unconstitutional, it's the worst mistake a governor can make, and yet you did it. फारूक, महबूबा 1 हफ्ते से रोज मुझे कह रहे थे कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दो क्योंकि हमारे MLAs तोड़े जा रहे। और फिर दिसंबर 2018 6 महीने बाद गवर्नर रूल एक्सपायर हो जाते हैं। रूल के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर को प्रेसिडेंट रूल के अंडर डाल दिया गया। इससे पहले प्रेसिडेंट रूल जम्मू एंड कश्मीर में 22 साल पहले लगाया गया था। प्रेसिडेंट रूल लगाने का मतलब बेसिकली यही था कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया है जम्मू एंड कश्मीर। और फिर ऐसा होने के 2 महीने बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला होता है। एक मारुति इको की गाड़ी जिसमें 300 से ज़्यादा RDX भरे हुए थे, और वो गाड़ी जाके CRPF के बस में टकराती है, और फिर इसके चलते 40 CRPF के जवान अपनी जान खो देते हैं। CRPF में एक इंटरनल इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी कि ये देखने के लिए वो कौन सी सिक्योरिटी अलायंसेस थी इसके वजह से ये हमला हुआ। सोर्सेस के अनुसार इंक्वायरी में ये पाया गया, हालांकि IED हमलों को लेके बहुत से इनपुट थे, लेकिन वन वे के लिए कुछ स्पेसिफिकली कुछ शेयर नहीं किया गया। फ्रंटलाइन अखबार 1 साल लंबी जांच कंडक्ट करती है। इसमें ये पता चलता है कि कम से कम 11 इनपुट आए थे 2 जनवरी 2019 और 13 फरवरी 2019 के बीच में, जो इस पर इशारा कर रहे थे कि इमिनेंट गैसली अटैक होने वाला है, कोई खूंखार हमला बहुत जल्द होने वाला है। एजेंसी जानती थी कि जैसे मोहम्मद टेरर का कमांडर मुदासिर अहमद खान के बारे में, जिसको बाद में पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड कहा गया। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड आइडेंटिफाई किया गया। ये 4 फॉरेन मशीनरी के साथ काम कर रहा था एक मेजर फेडाइन अटैक के पर आने वाले दिनों में। उनके पास ये भी इंफॉर्मेशन थी कि मुदासिर खान
किस किस गांव में घूम रहा है। जनवरी 2019 के वीक में, अप्रैल 2019 में द क्विड को एक कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन एक्सेस मिलता है जिनमें जो इसी के बारे में बात करता है। 24 जनवरी को जम्मू एंड कश्मीर के एक CID ऑफिसर ने एक चिट्ठी लिखी थी अपने सीनियर ऑफिसर को, ये कहते हुए कि 2-3 फॉरेन टेररिस्ट है JMK, वो जो मुदासिर खान से मिलने गए कोई स्पेशल अटैक की प्लानिंग करने के लिए। ऑफिशियल कम्युनिकेशन रेडियो किए जाते हैं पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा। हाई अलर्ट की कॉल करी जाती है। इसमें बताया जाता है कि हाईवे को पूरा सैनिटाइज करने की ज़रूरत है और ट्रूप की स्पेशल डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है। एक हमला कभी भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में 78 व्हीकल की अनयूजुअली लंबी कॉन्वॉय 2500 से ज़्यादा CRPF पर्सनल को कैरी कर रही थी। सड़क के द्वारा ट्रैवल कर रही थी जम्मू टू कश्मीर। सत्यपाल मलिक करण थापर को बताते हैं कि इतनी बड़ी कॉन्वॉय कभी सड़क के द्वारा ट्रैवल नहीं करती। CRPF ने होम मिनिस्ट्री से 5 एयरक्राफ्ट की मांग करी, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने ये हवाई जहाज सैंक्शन करने से मना कर दिया। इसके अलावा ये बताते हैं कि ये हाईवे के रूट को ढंग से सैनिटाइज नहीं किया गया। सैनिटाइज के मतलब यहाँ पर ये नहीं कि सैनिटाइजर लगा देना, इसका मतलब है सड़क को सेफ और सिक्योर बनाना, क्योंकि इतने सारे मिलिट्री के लोग इस रूट पे जाए। इस रूट में 8 से 10 लिंक रोड थी। सत्यपाल के अकॉर्डिंग कोई न कोई जिप्सी या जीप खड़ी होनी चाहिए थी लिंक रोड पर, मैट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड, ऑल ऑफ देम, ऑलमोस्ट लिंक रोड थे अराउंड 8-10 8-9 लिंक रोड जी वो अनमैन्ड। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि फिर उन्होंने ये सब चीज़ प्रधानमंत्री मोदी को बताई कि ये हवाई जहाज अगर हमने दे दिए होते तो आज ऐसा नहीं होता। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। और सत्यपाल ये भी कहते हैं कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी अजय डोभाल को भी बताई, उन्होंने भी इन्हें चुप रहने को कहा। उसके बाद सत्यपाल मलिक कुछ शॉकिंग चीज़ कहते हैं। मैं उनके एग्जैक्ट शब्दों को कोट करता हूँ। मैं आपसे ये शेयर करता हूँ कि मुझे ये लग गया था कि ये सारा ऑनर्स पाकिस्तान की तरफ लाना है, इसलिए अब चुप रहें। और फिर करण थापर पूछते हैं कि ये सरकार की चालू पॉलिसी थी, पाकिस्तान को ब्लेम करो और हमें क्रेडिट मिलेगा और फिर इससे हमारे इलेक्शन को फायदा होगा। फिर सत्यपाल मलिक कहते हैं एग्जैक्टली। यहाँ राहत इंदौरी का शेर याद आता है। सरहदों पर बहुत तनाव है, क्या कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। पाकिस्तान को लेकर सत्यपाल मलिक का कहना था कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जरूर हुई, कि इतना सारा एक्सप्लोजिव इंटरनली देश के अंदर से नहीं लाया जा सकता। लेकिन ये भी कहते हैं कि ये हमारा फेलियर था कि ये गाड़ी 10-12 दिन तक अंदर घूमती रही और इतना सारा एक्सप्लोजिव ले करके, और फिर इसको लोकेट नहीं किया जा सका। और उस वक्त के होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि अगर वो इस मिनिस्ट्री पे होते तो वो खुद रिजाइन कर देते। उनकी कॉन्फिडेंस की वजह से 40 जवानों की जान चली। और फिर मार्च 2019 में समाजवादी पार्टी के लीडर राम गोपाल यादव ओपनली ये आरोप लगाते प्रधानमंत्री मोदी। ये कहते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स दुखी है सरकार से, जवान मार दिए गए वोट के लिए, चेकिंग नहीं थी जम्मू श्रीनगर के बीच में, जवानों को सिंपल बसेस में भेज दिया गया। सेम महीने में इलेक्शन कमिश्नर ने हर पॉलिटिकल पार्टीज को कहता है कि डिफेंस फोर्सेस के एक्सेस को लेकर अपना प्रोपेगेंडा बंद करे सारे पॉलिटिशियन। फिर लोकसभा की पॉलिटिकल कैंपेनिंग के दौरान 1 अप्रैल 2019, जो कि अप्रैल फुल डे माना जाता है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ एक रैली करते हैं। इस रैली में उन्होंने इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना करके रेफर करते हैं। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। यही अंतर है। इस कमेंट को लेकर कई ऑपोजिशन पार्टीज ने, इवन बीजेपी के पॉलिटिशियन रिटायर्ड जनरल बीके सिंह ने कहा कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो वो गलत ही नहीं, वो देशद्रोही भी है। कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो वो गलत ही नहीं है, पर वो देशद्रोही भी है। भारत की सेनाएं भारत की हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं। और फिर इसके करीब एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने कैंपेन में क्या कहते हैं, सुनिए। क्या आपका पहला वोट
पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? बहुत लोगों ने इस चीज पर ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन एनीवेज अपनी कहानी पे वापस आते हैं। वापस आए तो 2019 की लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी नरेंद्र मोदी जीत जाते। फिर जुलाई 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंटल रूल जो लगाया वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाता है और फिर 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा लिया जाता है। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। अब ये काफी अंडरस्टैंडेबल है कि सेपरेट इसको डिटेन कर लिया जाता है कि वो भी पॉलिटिकल लीडर जो काफी लंबे समय से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। फॉर्मल चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन सब को भी हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है। इन्हें इस स्पेकुलेशन पे हाउस अरेस्ट में डाला जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्टर डिस्टर्ब ना, क्योंकि 4-5 दिन तक धारा 140 लगी हुई थी। हाई स्पीड इंटरनेट अगले 18 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। सत्यपाल मलिक अपने इंटरव्यू में ये जस्टिफाई करते हैं इस ये कहते हुए कि पाकिस्तान इस इंटरनेट को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। करण थापर कहते हैं रिस्पॉन्स में कि पाकिस्तान के पीछे आपने कश्मीर को हिंदुस्तान से कट ऑफ कर दिया। लेकिन आर्टिकल 370 पर आए तो सत्यपाल मलिक ने 2 दिन पहले ANI से बात करी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में इन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। It's normal. Only rumor mongering is going on. It's a very routine thing here. इतना बड़ा फैसला हो रहा था, राज्यपाल को ना तो 2 दिन पहले पता था ना 2 महीना पहले पता था, और राष्ट्रपति का आदेश कहता है कि राज्यपाल की मंजूरी ले ली गई है। अब सत्यपाल मलिक का संवैधानिक नैतिक बोध ही बता सकता है कि क्या वे सही बोल रहे थे। ये कहते हैं कि ये जानते थे कि आर्टिकल 370 को कभी न कभी तो हटाया जाएगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडा पर था। लेकिन जब एक्चुअली इसको जब हटाया गया तो ना तो प्रधानमंत्री ने और ना ही होम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया। इन्हें ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ पिछली रात को मिली, जब कॉल आती है होम मिनिस्टर से कि ये कहते हुए कि सत्यपाल मैं आपको एक लेटर भेज रहा हूँ, आप इसको पास करवा दीजिए कमेटी से सुबह 11 बजे से पहले। क्लियर शब्दों में ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 हटाने के फेवर में थे। उस समय पर भी आज से 3 साल पहले एक इंटरव्यू लिया गया था ABP गंगा न्यूज के द्वारा। उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को हटाने से डेवलपमेंट देखने को मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर में, और पूरे देश के लिए ये अच्छी चीज होगी, नई जॉब की क्रिएशन होगी, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये स्टेट को डिवीजन करने के भी फेवर में थे कि लद्दाख को अलग स्टेट बनाया जाए और जम्मू एंड कश्मीर को अलग स्टेट। लेकिन सेम टाइम में एक चीज़ के खिलाफ थे, जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से दिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसीलिए स्टेट पुलिस को अपने कंट्रोल में करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डर था कि कहीं ये एक रिवॉर्ड ना हो जाए, लेकिन इनकी राय में ये इनसे अगर पूछा जाता तो ये डर जायज नहीं था। अगर सरकार इनसे कभी पूछती तो ये कभी सजेस्ट नहीं करते ये करने की। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सत्यपाल मलिक ने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वेरी इल इन्फॉर्म्ड आदमी है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज़ वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। उनको कोई जानकारी नहीं है, कोई इल इन्फॉर्म्ड अबाउट कश्मीर। जब भी मेरी बात हुई, उनका इंफॉर्मेशन लेवल बहुत नीचे तिकड़ा में है, इनसे हमारे बारे में यकीन पैदा नहीं होता। एक एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे इन्होंने वहाँ पे एक फुटबॉल टीम को सपोर्ट किया। उस टीम को कैसे 1 करोड़ रुपए दिए और 1 करोड़ बैंक से लेकर के दिए, और फिर ये टीम पूरी देश की टॉप 3 पर आ गई। और फिर एक मैच हुआ और उसमें करीबन 20,000 से ज़्यादा लड़के लोग उसको देखने के लिए आए। ये देखकर वो जो सेपरेटिस्ट थे, इवन वो सेपरेटिस्ट अपना सपोर्ट जताया फिर इस खेल को लेकर। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि या तो फिर इन्हें बॉल दे दो या फिर ये पत्थर चलाएंगे। फिर इन्होंने कई गांव में कई प्लेग्राउंड आइडेंटिफाई किए ताकि लोगों को स्पोर्ट की तरफ शिफ्ट किया जा सके। करण थापर ने पूछा कि आपको इतनी अच्छी बनती है जब कश्मीरी लोगों से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नेगोशिएट करने के लिए आपका यूज तो कर सकती थी। लेकिन सत्यपाल मलिक ने कहा कि सरकार को इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। एक और चीज का खुलासा सत्यपाल मलिक ने किया करप्शन को लेकर। इन्होंने बताया कि जब
कश्मीर में एक रिलायंस एक इंश्योरेंस स्कीम खोलना चाहती थी जम्मू एंड कश्मीर में। राम माधव जो कि बीजेपी के फॉर्मर नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे बीजेपी के, इनसे 7 बजे सुबह मिलने के लिए आए। ये क्लियर कराने के लिए खुश नहीं थे कि ये सरकारी एम्प्लॉयर को 8,500 रुपए सालाना देने पड़ते थे। इस स्कीम में दिल्ली के CGHS में ऐसा कोई अमाउंट नहीं देना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट ये था कि 5-6 हॉस्पिटल जो इस स्कीम के अंदर आते थे वो 3rd ग्रेड के हॉस्पिटल थे, तो इन्होंने इस स्कीम को कैंसिल कर दिया। इंटरव्यू में ये कहते हैं कि हालांकि राम माधव ने इन्हें कोई रिश्वत नहीं दी इस चीज के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज से सुनने को आ रहे थे। एक स्कीम करीब 150 करोड़ रुपए को इन्वॉल्व करती थी। अगर ये क्लियर करते तो इन्हें करीबन 300 करोड़ रुपए तक मिल सकते थे। सत्यपाल मलिक इन्होंने पिछले साल भी एक चीज बताई थी, जो कि सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर दोनों डिपार्टमेंट में इन्हें 150 करोड़ रुपया ऑफर करते रहे एक फाइल क्लियर करने के लिए। फिर जवाब में इन्होंने ये कहा कि मैं अपने साथ 5 कुर्ते पैजामे लेकर के आया हूँ और फिर यही वापस लेके जाऊंगा। करण थापर ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री भी इन करप्शन स्कैम में इन्वॉल्व है, तो फिर सत्यपाल मलिक ने ये कहा He also involved. नो ही वॉज नॉट इन्वॉल्व, बट मैं आपको ये बता शक तो लगता है ना, सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं। अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए वो एक और एग्जाम्पल बताते हैं। जब सत्यपाल गोवा के गवर्नर थे, इन्होंने सर ने प्रधानमंत्री को कॉल किया कंप्लेन करने के लिए करप्शन के बारे में। फिर 3 दिन बाद प्रधानमंत्री कॉल करते हैं कि सत्यपाल आप जो कह रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन गलत है। सत्यपाल उनसे उनका सोर्स मांगते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। वो किसी आदमी का नाम लेते हैं। सत्यपाल कहते हैं कि ये आदमी तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर पे बैठ के पैसे लेता है, और फिर एक ही हफ्ते के अंदर सत्यपाल मलिक को ट्रांसफर कर दिया जाता है गोवा से। और उसका बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनको शिकायत की कि ये करप्शन हो रहा है, लो लेवल करप्शन हो रहा है, तो उन्होंने मुझे तीसरे दिन खुद फोन करके कहा सतपाल भाई आपकी जानकारी गलत है। आपने किससे मालूम किया? उन्होंने कहा कि मैंने फला आदमी से मालूम किया। मैंने कहा ये तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठ के पैसे ले रहा है। ऐसे ही वो कई एग्जाम्पल गिनाते हैं करप्शन स्कैम के, जहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया और फिर उसने कोई एक्शन नहीं लिया गया। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइस चांसलर एक्चुअली में अपॉइंट किया जाना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और कमेटी प्राइम मिनिस्टर हो और ओपोजिशन हो लोकसभा के या चीफ जस्टिस हो। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि गवर्नर को भी ऐसे ही चूज किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी राय में कई 3rd क्लास के लोग गवर्नर बन गए हैं आज के टाइम में। इन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में कई वाइस चांसलर अपॉइंट किए गए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका RSS से कनेक्शन ना हो। और इनकी राय में बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि एक कॉलेज प्रिंसिपल बनना भी डिजर्व नहीं करते। आरोप यहाँ पर बहुत बड़े हैं, बड़े खुलासे किए गए हैं, लेकिन इस सब के रिस्पॉन्स में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का क्या रिस्पॉन्स है? प्रधानमंत्री का रिस्पॉन्स एब्सोल्युटली साइलेंट है। अगर कुछ होता तो जरूर मैं बताता इस वीडियो में, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और फिर यही चीज प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी की स्कैम को लेकर किया था, अडानी की इशू को लेकर करी थी, एब्सोल्युटली साइलेंट। और फिर अडानी का नाम लेकर एक भी जवाब नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का कुछ रिस्पॉन्स जरूर आया है। बीजेपी के कश्मीर स्पोक्स पर्सन का कहना है कि सत्यपाल मलिक उम्र की वजह से अपनी मेमोरी लॉस कर बैठे और उन्हें एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। बीजेपी की IT सेल के चीफ अमित मालविया ने रिस्पॉन्स में सत्यपाल मलिक को पुरानी वीडियो दिखाई, जिसमें वो राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, राहुल गांधी को पॉलिटिकल को जुगनाइज बुला रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन सत्यपाल मलिक अपनी सारी स्टेटमेंट से अभी भी स्टैंड बाय किए हुए हैं और उनकी सिक्योरिटी को डाउनग्रेड कर दिया गया, और सिर्फ एक सोल्जर तक। वो कहते हैं कि उन्हें डर नहीं, वो कहते हैं कि ये सारी एजेंसी उन पर रेड कर सकती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलेगा। वो जेल जाने से नहीं डरते, कोई इन्हें मार नहीं सकता, वो सिर्फ सच बोल रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। यहाँ पे आपकी क्या राय है दोस्तों? आप कॉमेंट में लिख के नीचे बता सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।